गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। आई एम सी ए साहिल महेश्वरी और मैं आपका फिर से अपने चैनल वेल्थ प्लस एडवाइजर्स पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स को अपडेट किया था कि मैं थोड़े दिनों में जो अभी रिसेंट कंपनीज के जो रिजल्ट्स आए हैं, क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं उनकी तरफ से, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के जो अपडेट्स आए हैं उसके कुछ कुछ कंपनीज को मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ में। और उससे पहले एक जो मेजर हाईलाइट है अभी रिसेंटली वो ये है कि जो अभी यूएस जीडीपी, जो फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी नंबर्स आए हैं विच इज़ फ्रॉम जैन 2025 टू मार्च 2025। यूएस में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो सेम एज कैलेंडर ईयर होता है। अब वो 1 जैन से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। तो बेसिकली जैसे इंडिया का फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू जून, और यूएस में बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि उनका कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम होते हैं, तो उनका जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो जैन टू मार्च होता है। मैंने कुछ टाइम पहले अपने मेंबर्स को अपडेट किया था 2 मार्च को, 2 मार्च को, कि आई एम एक्सपेक्टिंग, considering the situation developing in the US, I'm expecting the GDP to be negative in the first quarter और maximum in the second quarter। तो पक्का हो सकती है, फर्स्ट क्वार्टर में भी चांसेस हैं। और वैसा ही हुआ। जो अभी रिसेंटली यूएस जीडीपी का डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग जो Q1 जीडीपी है उसका -0.3% आई है, जबकि एस्टिमेट था 0.5% ग्रो करेगी। 0.5% ग्रोथ इज नेग्लिजिबल, वो भी नेगेटिव के बराबर ही है अगर इतने एस्टिमेट भी था उनका। आई थिंक यूएस की इकोनॉमी नॉर्मली इतने बड़े बेस पे 2.5 से 3% ग्रो यूजुअली करती है, बट जो सिचुएशन ट्रम्प के आने से पहले डेवलप हो रही थी वहाँ पे, और अभी भी जो उसके बाद सेकंड क्वार्टर जो भी अप्रैल से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे, और जो ऑलरेडी वहाँ पे बनी हुई है, और मुझे लगता है कि ये नंबर और भी खराब होंगे इन द सेकंड क्वार्टर। अभी -0.3% है और गोइंग फॉरवर्ड ये और भी खराब हो सकती है। और सबसे बड़ी दिक्कत और इसमें क्या हुई है कि जो एक तो जीडीपी डाउन गई है, नेगेटिव हो गई है, और उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है, ग्रॉस जीडीपी प्राइस इंडेक्स, वो 3.7% आया है। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है और ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है। सो इसको टिपिकली हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, विच इज़ अ डेड एंड फॉर द इकोनॉमी। ये ऐसी सिचुएशन बहुत रेयर होती है, ये डेकेड्स में अब जाके बनती है, और यूएस में ये सिग्नल्स ऑलरेडी मिल रहे हैं। ग्रुप मेंबर्स को तो मैंने पहले भी अपडेट किया हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग यूएस जीडीपी टू बी नेगेटिव स्टार्टिंग इन Q1 और मैक्सिमम Q2 ऑफ 2025। तो मैंने Q1 का मतलब ही वहाँ पे समझा दिया था जो लोगों को फाइनेंशियल ईयर उनका नहीं पता था उनके लिए। ये 3 मार्च को मैंने अपडेट किया था, तो वैसे ही हुआ। 30 अप्रैल को डेटा आया, 30 अप्रैल को, डेट 2 महीने बाद एग्जैक्ट, और वही हुआ जो एक्सपेक्टेशन थी। चलिए अब मैं बात करता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा वेदांता से। वेदांता के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। मुझे ना मैं एक चीज़ और बोल दूँ यहाँ पे कि सिंस आई वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी शॉर्ट, और ताकि आप लोगों को कन्वीनियंट हो, लंबा वीडियो करके भी फ़ायदा नहीं है, तो मैं हर स्टॉक के ऊपर सिर्फ 2-2 मिनट लगाऊंगा, सो दैट मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, और जिससे आपको एक फेयर एस्टिमेट मिल जाएगा कि उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है। सबसे पहले वेदांता की बात करते हैं। वेदांता के रिजल्ट्स वर गुड, आई वुड से बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे उनके। उनकी क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, क्योंकि मेटल स्टॉक है, ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है उनकी, रेवेन्यू ग्रोथ 13 to 14% रही है। देखिए आप, मार्च 2024 में जो ग्रोथ थी कंपैरिजन टू मार्च 2025 क्वार्टर, और 15%, 13-14% की ग्रोथ रेवेन्यू में, और प्रॉफिटेबिलिटी में तो ऑलमोस्ट 14 टाइम्स का जंप। ये मैं स्टैंड अलोन प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखें तो उसमें भी बहुत अच्छा जंप है। 2200 करोड़ से सीधा 5000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है एक ही क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में। इट्स अ गुड साइन। वेदांता जो है बहुत सस्ती कंपनी है, अच्छी कंपनी है, रेवेन्यू में ग्रोथ आ रही है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, फंडामेंटली सस्ती कंपनी है, बहुत चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, गोल्ड माइन है ये। मेटल पोर्टफोलियो जिनको बनाना है उनके लिए गोल्ड माइन वैल्यूएशन पे है। प्रीमियम मेंबर्स जो है इसको 273 के एवरेज कॉस्ट से होल्ड करके रखे हुए हैं, और जो उनको मैंने बाद में भी अपडेट करवाया था, बाय करवाया था 417 रुपये पे, उनके पास भी ये स्टॉक आज आज भी है, और ये स्टॉक हम इतनी आसानी से नहीं बेचने वाले। ये स्टॉक को अभी 2-3 साल और मेरा व्यू है रखने का। टारगेट्स मैं यहाँ पे नहीं ओपनली बताऊंगा, बट अच्छे खासे टारगेट्स हैं ऑन द अपसाइड, तो इसको आप होल्ड रखिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसके। अब मैं बात करता हूँ सेकंड कंपनी,
Jindal Steel and Power. Jindal Steel and Power के results were disappointing, to be very frank. Valuation wise is not that expensive company. It's just that कि इनका मुझे प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी पे एक वन टाइम लॉस आया 1158 करोड़ रुपए का, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव हुई है। इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि वन टाइम ना प्रॉफिट्स को ना वन टाइम लॉस को कंसिडर किया जाना चाहिए फॉर मेकिंग, क्योंकि आपको एक न्यूट्रलाइज करना होता है अपने एनालिसिस से पहले अपने नंबर्स को। तो वन टाइम प्रॉफिट भी नहीं जैसे कंसिडर होना चाहिए, सेम वे वन टाइम लॉस भी नहीं कंसिडर करते। तो अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी कुछ 800 850 करोड़ की होती है अगर ये वन टाइम लॉस को हटा दें। बट रेवेन्यू वॉज डिसअपॉइंटिंग। रेवेन्यू जो है वो 13,500 करोड़ रुपए का था मार्च 2024 क्वार्टर में, आज कम हो गए 13,200 करोड़ पे आ गए। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। ऑब्वियसली अगर आप पूरे साल का भी देखें तो रेवेन्यू इनकी, इट्स अ डी ग्रोथ इन द रेवेन्यू, 1% डाउन है पूरे साल। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 50,000 करोड़ का रेवेन्यू, और इस साल कम होके 50,000 करोड़ के भी नीचे आ गया है थोड़ा सा। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड साइन। बट कंसिडरिंग द वैल्यूएशन, जो कंपनी में पोटेंशियल है, उसकी वजह से जो इनके पास अभी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स तक इनके पास अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट के कैपेक्स पे हैं, क्योंकि आपको पता है इनके जो प्रमोटर हैं मिस्टर नवीन जिंदल, इज एमपी फ्रॉम बीजेपी पार्टी। तो और इसके अलावा भी जो कंपनी ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में पिछले एक साल से जो जो अपने अपडेट्स बताए हैं, उसके बारे में उन्होंने अपने नंबर्स को सामने जो रखा है अपने प्रोजेक्शंस को 2027-28 तक के लिए, उसके बेसिस मुझे लगता है ये कंपनी में अभी भी पोटेंशियल है। इनका जो 50,000 करोड़ का रेवेन्यू है, ये अगले 3 साल में 1 से 1.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू तक ये कंपनी आराम से जा सकती है। तो आई थिंक स्टॉक प्राइस में भी वैसे ही पोटेंशियल है ऊपर जाने का। तो आई थिंक इन स्टॉक में बने रहना चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज ओके है, और हमारी कॉस्ट प्राइस के बहुत, मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस के तो काफ़ी ऊपर है। तो आई थिंक there should not be any hurry to book this stock. I think everyone should stick with this stock। और जो बाय करने के जो मेंबर्स जो बाय नहीं किए हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं बोलूंगा अगर ये स्टॉक 700-750 की रेंज में आए, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है, इसके रिजल्ट्स वर गुड, बट पॉइंट इज दैट जिस मार्केट कैप पे स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है, और टेक्निकली भी जो इसकी 1400-1450 का जो जोन है, इट्स अ क्रिटिकल जोन, वेरी टफ टू क्रॉस एज पर माई एनालिसिस। ये स्टॉक को 1430-1450 का जोन पार करने में बहुत मशक्कत लगेगी। अच्छा ट्रेंड तो 1450 के ऊपर ही डेवलप होगा, जहाँ से ये स्टॉक वापस 1600 तक जा सकता है। बट आई थिंक टेक्निकली एंड टाइम साइकिल वाइज अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए टफ होगा। ये स्टॉक आपको नीचे फिर से मिल सकता है जहाँ से अभी चलना शुरू हुआ था रिसेंटली। तो रिजल्ट वाइज रिजल्ट्स और ओके। रेवेन्यू मुझे अच्छा लगा। रेवेन्यू में इनकी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 10% का जंप आया है। प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो फाइन। वैल्यूएशन इन कंपनी को आप सिंपल वैल्यूएशन, क्योंकि इतने बड़े मार्केट कैप पे है, 250 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। आप इसको सिंपली देखिए, जब भी इस पे आप बाय कीजिए जब इसका जो सेल्स टू मार्केट कैप है, मार्केट कैप सेल्स टू मार्केट, अगर इनका सेल्स अगर 1.5 से नीचे आ जाए, मार्केट कैप टू सेल्स अगर 1.5 के नीचे आ जाए, इट्स अ गुड बाय। जब ये 2 के ऊपर चला जाए इनका मार्केट कैप टू सेल्स, तो इसको निकल जाइए इसमें से। तो मतलब मैं सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, टेक्निकली बात नहीं कर रहा कुछ भी, फंडामेंटली वाइज मैं बात कर रहा हूँ। जब ये स्टॉक वैल्यूएशन 20-18 या पी पे आ जाए, या इनकी मार्केट कैप से टू सेल्स 1.5 के नीचे आ जाए, इट्स अ बाय। जैसे ही ये टू 2 के क्रॉस करने लगे, आप इसमें से निकल जाइए। इसमें ऐसे ही प्ले करने का फायदा है। ये कोई लॉन्ग टर्म बेट वाला अभी इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इसको आप ट्रेडिंग नजरिए से बाय सेल कर सकते हैं, वैल्यूएशन फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। अब मैं बात करूंगा एंजल वन की। एंजल वन के रिजल्ट्स वर ऑल्सो फाइन। एंजल वन के रिजल्ट्स भी ठीक थे। कंपनी ने पहले भी अपनी पिछली 2 प्रीवियस कॉन्फ्रेंस कॉल में भी यही बताया है कि उनको एक वन टाइम जो डिसीजन सेबी का आया है, जिसकी वजह से सारी ब्रोकरेज कंपनीज को मार्जिन रूल्स रेगुलेशन चेंज होने की वजह से जो एफ ट्रेडिंग पे जो हिट आया है, उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व करने में इनको 3 से 4 क्वार्टर लगेंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट इनके 2 क्वार्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं।
आई थिंक बाय सितंबर एंड, जो सितंबर क्वार्टर होगा तब जाके इनका जो जितना भी इम्पैक्ट आना था प्रॉफिटेबिलिटी पे वो कम्प्लीटली नलीफाई हो, कम्प्लीटली उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। स्टॉक प्राइस अच्छा, वैल्यूएशन वाइज तो ये कंपनी बिल्कुल ठीक वैल्यूएशन पे है। आई स्टिल बिलीव कि स्टॉक में जो पोटेंशियल है, कंसिडरिंग जो लोगों का रुझान स्टॉक मार्केट में पिछले 5 साल से बढ़ा है, और आने वाले 5 साल में भी ये यहाँ से भी 2.5 से 3 गुना और बढ़ेगा। तो इस स्टॉक को आप एज जो ब्रोकरेज कंपनी का जो ये काम करती हैं, एफ एन ओ वॉल्यूम भी इंडिया में कम नहीं होने वाले, ये बढ़ेंगे ही। जो मुझे लगता है, और इसमें क्या है ना, इसमें जो टिकट साइज होता है इनका पर ऑर्डर जो ये प्राइस चार्ज करते हैं, अगर ये इसमें थोड़ा सा भी टिंकरिंग कर लें, 10 रुपए से इन्होंने रिसेंटली 12-13 रुपए कर दिया, अगर यहाँ से 13 से 20 भी ले जाते हैं अगले 2 साल में, तो इससे क्या होगा ना, सीधे इनके मार्जिन ही यहाँ से बढ़ जाएंगे उतने उतने। अगर 13 रुपए का ऑर्डर 20 रुपए पर ऑर्डर हो जाएगा, सीधे इनके मार्जिन विल शूट अप बाय ऑलमोस्ट 30 to 40%। और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जिनको ट्रेडिंग करनी है, वो कभी भी ब्रोकरेज की वजह से लॉस में नहीं हो सकता। बंदा बंदा अपने गलत ट्रेड की वजह से लॉस में होगा, ब्रोकरेज की वजह से, गवर्नमेंट चार्जेस की वजह से कोई लॉस में नहीं होता। ये बात कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, बट अगर आपका ट्रेड ही गलत है तो आप मतलब कि आप इक्विटी में भी है, इनफैक्ट इक्विटी में तो अभी ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर जो हैं, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इक्विटी ब्रोकरेज प्रोवाइड करते हैं। बट जो बट मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये अब इक्विटी के भी ब्रोकरेज चार्ज करेंगे सभी प्लेटफॉर्म, नॉट ओनली एंजल वन, सभी को चार्ज करना पड़ेगा। बिकॉज इनका जो लॉस हुआ है एफ एन ओ वॉल्यूम कम होने की वजह से, बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्सेप्टी रेगुलेशन, उसको कंपनसेट करने के लिए इक्विटी में भी ब्रोकरेज ऐड करेंगे, इक्विटी ट्रांजेक्शन पे भी ये ब्रोकरेज चार्ज करनी शुरू करेंगे। और एफ एन ओ वॉल्यूम मुझे नहीं लगता कि एक तरह से ड्रास्टिकली डाउन हो जाएंगे, धीरे धीरे जितना कम हो सकता था, आई थिंक वो इम्पैक्ट आ चुका है। मुझे लगता है यहाँ से अभी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड ही बढ़ेगी एफ एन ओ वॉल्यूम्स भी, और इनकी ब्रोकरेज भी वैसे ही बढ़ती रहेगी। अब मुझे लगता है 30 to 40% पर ट्रेड जो ब्रोकर चार्ज करता है, ये बढ़ने वाली है थ्रू आउट ऑल द डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो उतने से इनके मार्जिन भी बढ़ेंगे ऑब्वियसली। तो आई थिंक वैल्यूएशन वाइज इज ओके, आई थिंक ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। हमारे प्रीमियम मेंबर्स इसमें पहले भी अच्छा प्रॉफिट बुक किया, हमने रिसेंटली फिर से बाय किया है। आई थिंक स्टे विद दिस स्टॉक फॉर अनदर 2 years एटलीस्ट। उसके बाद मैं क्विकली एक दो और स्टॉक को कवर करता हूँ, फिर मैं क्योंकि और जो रिजल्ट्स हैं मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अभी मैं हिंदुस्तान जिंक की बात कर लेता हूँ। हिंदुस्तान जिंक के भी जो रिजल्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। वैल्यूएशन वाइज कंपनी बहुत सस्ती है। सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, ईयर ऑन ईयर 20% ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी 50% ग्रोथ, मार्जिन इम्प्रूव बाय 48 to 53%। सो वैल्यूएशन वाइज इज ऑल्सो फाइन। Stay with this stock. I think it has very good potential in next 1 to 2 years to do well. इंडिया की ये जो सबसे बड़ा जिंक मैन्युफैक्चरर है पूरे हिंदुस्तान का, और सबसे अच्छी बात है जो हमारा अदर स्टॉक है वेदांता, वो इसका होल्डिंग कंपनी है, 63% इसमें होल्ड करती है। और आई थिंक इट्स अ गोल्ड माइन। इस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अगर कोई बाय करता है 2 साल के नज़रिए से, बहुत अच्छा पैसा बनाने का इसमें स्कोप है। वैल्यूएशन इज एब्सोल्युटली फाइन, ग्रो कर रही है कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है, डिविडेंड अच्छा पे करती है। डिविडेंड यील्ड आप देख लीजिए इसकी 6 to 7% है, मतलब एफडी की रिटर्न मिलती है ऑलमोस्ट इसके ऊपर। तो डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, और वैल्यूएशन भी सस्ती है। आई थिंक इससे बेटर कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं हो सकता फॉर वैल्यू इन्वेस्टर। तो आप इसमें बने रहिए। दो स्टॉक की और बात कर लेते हैं, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की, और बाकी 5 से 6 स्टॉक और भी हैं, मैं उनको भी कवर करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है वो अभी ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोथ दिखा रही है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आप देखिए पिछले 3 साल में इनका क्वार्टरली रेवेन्यू 3,000 करोड़ से 6300 करोड़ हो चुका है, जो दो डबल से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप ईयर इन ईयर देखेंगे तब भी 4700 करोड़ से 6400 करोड़, सो इट्स अ ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 35%। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 10% की ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी हैज ऑल्सो जम्प फ्रॉम 381 करोड़ टू 71, मतलब डबल हो गया प्रॉफिट एक तरह से इनका ऑलमोस्ट।
तो ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज अच्छी है, ग्रो कर रही है, 48 का पी कोई महंगा नहीं है। एक ग्रोइंग कंपनी जिनका रेवेन्यू 30-40% आई है, ग्रो करे, उसके लिए ये पी कुछ भी नहीं है, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसको पी एक्सपेंशन भी मिलेगा, एज वेल एज इसका जो रेवेन्यू बढ़ने की वजह से जो इनका वैल्यूएशन एक्सपेंशन होना है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की वजह से जो जो वैल्यूएशन में ग्रो अपटिक आना चाहिए। तो आई थिंक ऑल द जो इनके लिए जो पैरामीटर्स है, फंडामेंटल पैरामीटर्स जितने भी बनने चाहिए ग्रोइंग कंपनी के लिए, वो इनके इनके लिए टोटली सेट बैठते हैं, और स्टॉक में भी बने रहने का फायदा है फॉर एटलीस्ट 1 to 2 years। अच्छा स्टॉक है। और मैं मेरा जो व्यू है, आपको पता है आईटी स्टॉक्स के ऊपर मेरा बिल्कुल ही नेगेटिव व्यू रहा है। अब मैं टीसीएस की बात कर लेता हूँ। मैंने हर स्टॉक के ऊपर ही मैं बेरिश रहा हूँ। 4500 के लेवल से मैं बेरिश था, मैंने कहा था 3300 के नीचे जाएगा। अब ये स्ट्रगल कर रहा है इसी रेंज में ही। आप देख लीजिए इसके रिजल्ट्स, आप देख लीजिए रिजल्ट्स में कुछ भी नहीं है। हार्डली 3% ग्रोथ इन 3 to 4% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। इतना बड़ा कंपनी, 13 लाख करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी, और ये करेक्शन होने के बाद है। इसमें ऑलमोस्ट 25% वैल्यूएशन उड़ चुकी है। अगर मैं 25% इसमें ऐड कर दूं तो 15 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ की वैल्यूएशन थी एक टाइम पे। आज ये कम हो गई, 12.5 लाख करोड़ हो गई है करेक्शन के बाद, जहाँ पे कोई ग्रोथ ही नहीं है। और आप इतनी पुरानी कंपनी, इतनी पुरानी आपकी हिस्ट्री है, 2.5 लाख करोड़ की आपकी पूरे साल की सेल है, आप सेल्स के 5 टाइम्स पे आज भी ट्रेड कर रहे हो ऑलमोस्ट। तो आई थिंक इस कंपनी में कोई अपसाइड तो नहीं है टेक्निकली, फंडामेंटली अभी के लिए। टेक्निकली 2800 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है फॉर अ लॉन्ग टर्म। 2500 2800 इज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। 2800 के आसपास आए तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग के लिए तो अच्छा है। 3000 3100 पे आए, ट्रेड कीजिए। अगर ऊपर जाए 33 3400 पे, इसको एग्जिट कीजिए ट्रेडिंग के लिए। बट मैं ट्रेडिंग की ज़्यादा बात इसमें करूंगा नहीं। वैल्यूएशन वाइज 2800 तक अगर आपको मिल जाए तो लॉन्ग टर्म बैठ के लिए आप इसको देख सकते हैं, बट अभी तो वैल्यूएशन कोई अच्छी नहीं है, इसको आप अवॉइड कीजिए पूरे के पूरे आईटी पैक को। अब मैं अभी टाइम मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट, 10 मिनट और मैं बात कर लेता हूँ। देखिए जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन बनी हुई है, वॉर्स की बातें हो रही हैं, एंड राइटली सो। जो पाकिस्तान ने इंडिया की टेरिटरी पे जो पहलगाम में जो ये घिनौना काम किया है, जो इनह्यूमन एक्टिविटी की है अपने आतंकवादियों को, जो कैंप्स वहाँ पे रन करते हैं उसमें से इन्होंने ट्रेन करके लोगों को भेजा, जहाँ पे हमारे मासूम लोगों को, इनोसेंट पीपल को, इनोसेंट लोगों को, 26 28 लोगों की जो निर्मम हत्या की है इन लोगों ने, उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जवाब देना बनता है। एंड एटलीस्ट मैं तो अपनी तरफ से यही कहूंगा कि गवर्नमेंट जो भी करना चाहती है उनके साथ वॉर कीजिए, उनको अंदर घुस के मारिए, कुछ भी कीजिए। वी आर ऑल विद द गवर्नमेंट। मैं पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ हूँ। तो अगर मैं इसको स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इस टाइम पे डिफेंस का मतलब क्या होता है कि मतलब जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, मतलब बेसिकली वो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। बट मैं इसको 1 2 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। जो अभी इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन डेवलप हो रही है, मुझे लगता है ये अगले 2 3 साल तक बनी रहेगी ये बात। तो जब तक पाकिस्तान को हम खत्म नहीं कर देते ना एक तरह से, उसको 3 4 टुकड़ों में नहीं बांट देते कम से कम, अलग अलग जो इनके पीओके, बलूचिस्तान, खैबर पख्तून और पंजाब सिंध का जो इलाका है, इनको अगर हम तोड़ नहीं देते, आई थिंक ये इसको तोड़ने में काफी टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं इंडिया आर्मी एक ही रात में घुस के सारा काम कर देगी। प्रैक्टिकल बात भी करनी चाहिए। 2 3 साल के लिए नजरिए से अगर हम देखें तो डिफेंस स्टॉक्स जो हैं आपके पोर्टफोलियो को डिफेंड करने का भी काम कर सकते हैं। लोगों को HAL BEL इन स्टॉक्स में देखना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को तो डेफिनेटली बहुत जल्दी मैं रेकमेंड करूंगा किस लेवल पे हमें बाय करने हैं। बट जनरली भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि डिफेंस स्टॉक्स को आप देखिए। दूसरा, मैं पेट्रोलियम कंपनीज के बारे में बात करना चाहूंगा यहाँ पे। पेट्रोलियम कंपनीज में जैसे मैं BPCL या HPCL की बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कंपनी है। एक सेकेंड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यस। देखिए अब मैं क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लेता हूँ।
क्रूड ऑयल आप सिंपल सी बात है, जो क्रूड ऑयल है ये जितनी भी ये पेट्रोलियम कंपनीज है उनके लिए ये रॉ मटेरियल है। जितना एक कंपनी जिसका रॉ मटेरियल जितना सस्ता मिलेगा उतना उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उतना इम्पोर्टेंट है। तो पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी जो जिसको हम ओएमसीज बोलते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो पेट्रोल बेचती हैं, बेसिकली क्रूड ऑयल ला के उसको रिफाइन करके यहाँ पे बेचती हैं, उनके लिए जितना क्रूड ऑयल सस्ता हो उतना उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अच्छा है। जो अब मैं बात करने जा रहा हूँ क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल के जो चार्ट्स, ब्रेंट ऑयल के जो चार्ट्स अभी बोल रहे हैं, क्योंकि इसने जो 70-65 डॉलर का जो एक क्रूशियल सपोर्ट जोन था, इसने उसको ब्रीच कर दिया है। ये जोन था, ये एक तरह से एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था इनके लिए। ये जो 60 प्रिसाइजली 65 का जोन था, इसको इसने कन्विंसिंगली ब्रेक किया है। तो आई थिंक अब 65-75 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टू मे बी अ ईयर एटलीस्ट। तो अगर ये जोन अगर रेजिस्टेंस का एक्ट करेगा तो ये पेट्रोलियम कंपनीज के लिए सोने पे सुहागा है। आई थिंक क्रूड ऑयल, अगर आप 1-2 साल का नजरिया रखें, बिकॉज यूएस में अगर रिसेशन आता है जिसके हाई चांसेस है बाय नेक्स्ट ईयर, तो क्रूड ऑयल कैन स्लिप टू मे बी $30 तक भी, और यहाँ से भी मतलब $60 से भी आधा रह सकता है। तो फॉर एटलीस्ट अगर आप 1 साल से 2 साल का नजरिया लें, और ओ के लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इनको क्योंकि इंडिया में रिसेशन तो नहीं आएगा। देखिए, यूएस में जो हाल होगा वो इंडिया में एग्जैक्ट उसका कॉपी पेस्ट नहीं होने वाला, इम्पैक्ट आएगा बट वो ऐसा नहीं है कि इंडिया की जीडीपी नेगेटिव हो जाएगी, इसके बहुत कम चांसेस हैं। तो इंडिया में जो डिमांड रहेगी क्रूड ऑयल की, मतलब बेसिकली पेट्रोल डीजल की, वो उसमें ग्रोथ ज़्यादा ना आए, बट ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी। बिकॉज हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग नेशन है, हमारी जीडीपी अगर 6.5% है, ये हो सकता है कि कम होकर 4% रह जाए जब यूएस में रिसेशन हो, 3% रह जाए, बट ऐसा नहीं कि -5% हो जाएगी, वो चांसेस नहीं है इंडिया में एटलीस्ट। तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनका अगर क्रूड ऑयल का जो उनका रॉ मटेरियल इतना सस्ता होता हो गया ऑलरेडी, अगर वहां से भी आधे रहने के चांसेस हैं, तो फॉर एटलीस्ट 1 ईयर इट्स अ गुड बेट। वैल्यूएशन कोई महंगी नहीं है इनकी। तो आई थिंक ये स्टॉक भी आप देख सकते हैं। वंस अगेन प्रीमियम मेंबर्स को मैं टाइमली अपडेट कर दूंगा कि किस लेवल पे हमें इसको बाय करने का प्लान करना है। अब मैं लास्ट में बात कर लेता हूँ यूएस डॉलर इंडेक्स की। इसको मैं, प्रीमियम मेंबर्स जानते हैं कि मैं इसको कितना रिलीजियसली ट्रैक करता हूँ। डॉलर इंडेक्स जो देखिए, मैंने 110 पे जब आया था लास्ट टाइम, मैंने बोला था यहाँ पे वन वन 110.30 एक काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस जोन है। वहां से 104 की तरफ फॉल किया, तब मैंने कहा 104 इज अ सपोर्ट जोन। वहां से राइज किया, मैंने फिर से बोला कि भाई यहाँ से अब वापस एक बार नीचे आएगा। 104 एक बार ब्रेक कर दे तो 95-97 तक गिरेगा। इसने ऑलमोस्ट 97 का या आसपास का ही लो, 97-98 के बीच में लो बनाया है। आई थिंक अब ये जोन जो है ये अब सपोर्ट है। इसके नीचे आप देख लीजिए, बोलिंजर बैंड भी दिखा रहा है कि ये सपोर्ट जोन ने बहुत बारी एक्ट किया है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया। अब ये लोअर बैंड पे आ गया तो यहाँ पे भी सपोर्ट मिलेगी। आप, यू कांट बी अ ब्लाइंड बुल ऑन इंडियन रूपी। इंडियन रूपी भी अगर आप देखेंगे 80, 88, 89 से अब 83, 80, 83.5, 84 पे आ गया। 83, 84 इज अ सपोर्ट जोन। सेम वे में यूएस डॉलर इंडेक्स के लिए 97, 98 इज अ सपोर्ट जोन। 95, 97 इज अ ग्रेट सपोर्ट जोन। आई थिंक 97 इज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन फॉर द टाइम बिंग। यहाँ से वापस मुझे लगता है एक बार फिर से जंप आ सकता है 104 की तरफ। वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके वापस 110 को टच करेगा इन नेक्स्ट 6 मंथ्स प्रिसाइजली। यहाँ से 9, मतलब ये अभी ये वापस यहाँ से अब वापस 100 की तरफ तो बढ़ चुका है। आई थिंक 104 को टेस्ट करेगा, वापस नीचे आएगा, रीटेस्ट करेगा, 104 को ब्रेक करके 110 में भी 113 तक भी ये जा सकता है, जो उसका 2022 का हाई है। तो ये उसको वापस से रिविजिट कर सकता है 113 के लेवल को। आप देख लीजिए 2022 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2022 में ये लेवल आया था 114 का लेवल जो आया था, 114.445। ये लेवल इसने टच किया था सितंबर 2022 में। आई थिंक ये लेवल वापस से टच हो सकता है बाय दिसंबर 2025। तो आई थिंक अगर डॉलर इंडेक्स इंप्रूव होगा, ग्रो करेगा, ऊपर जाएगा, तो सिंपल सी बात है जी, यूएसडी आईएनआर डेप्रिशिएट, मतलब आईएनआर डेप्रिशिएट करेगा। ऑलरेडी सपोर्ट पे आ चुका है, 83, 84 इज अ सपोर्ट। आई थिंक यूएसडी आईएनआर जो है वो 93
90 से 95 प्रिसाइजली तो एटलीस्ट जा सकता है बाय नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो इसको अगर मैं कोरिलेट करूँ यूएस मार्केट के साथ, देखो मेरे पास समय 5 मिनट का समय और है। फटाफट मैं यूएस मार्केट से कोरिलेट करता हूँ S&P 500, जिसको मैं रिलीजियसली अगेन मैं ट्रैक करता हूँ। जैसे मैं निफ्टी को ट्रैक करता हूँ वैसे मैं इसको भी ट्रैक करता हूँ। अब देख लीजिए, S&P 500 का जो मैंने पहले भी बात की थी लास्ट वीडियो में, आपको लिंक मैं वापस से शेयर कर दूंगा जिन्होंने नहीं देखी है। आप देख लीजिए S&P 500 पे मैंने यही बात की थी कि ये जो जोन है, ब्लू, आप ब्लू स्ट्रिप सिंपली बात कर लीजिए, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट्स। ये जोन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट किया है फॉर लॉन्ग टर्म। आप देख लीजिए कभी भी ये सपोर्ट को इसने ये कोविड में ब्रेक किया, विच इज़ अब नॉर्मल सिचुएशन, बट 2 हफ्तों में इसको रिकवर करके उसको वापस सर पास करके ऊपर जाना शुरू कर दिया। उसके बाद सेम वे में इसने कभी भी ये तो कुछ भी, ये तो ब्रेक ही नहीं हुआ, ये तो सेम ही रहा है। अब देखिए, अब यहाँ से इसने फिर से सपोर्ट लिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, 7-8 अप्रैल को, और वहां से ये वापस रिकवर किया। यहाँ से 18-19% ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। आई थिंक अभी जो आगे का रुझान मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस जोन है 550, 750, 800, यहाँ पे ये रुकेगा फॉर द टाइम बिंग, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ मई या मिड ऑफ जून तक। वहां से मुझे लगता है वापस इस लेवल को टच करेगा। मे बी हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, 1 आधे हफ्ते के लिए इसको ब्रेक भी कर दे, और वापस फिर यहाँ से अपसाइड जर्नी स्टार्ट हो जाए। इन नेक्स्ट 6 मंथ 6800 तक S&P 500 जा सकता है, अगर इसको इसने रीटेस्ट कर लिया और इसको डिफेंड कर लिया। इन बाय दिसंबर 2025 या मे बी बाय फेब 2026, 6700 6800 तक S&P 500 जा सकता है। और जो मैंने अभी आपसे बात की थी डॉलर इंडेक्स की, और डॉलर इंडेक्स भी 100 पे है। इसी टाइम के दौरान ही डॉलर इंडेक्स भी यहाँ से 114 की जर्नी स्टार्ट कर देगा। तो यूएस मार्केट के लिए बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी अपने सपोर्ट पे है, जोन पे ट्रेड करेगा, अभी 1-2 महीने स्पेंड करेगा 95 90 100 के बीच में, 95 और 100 के बीच में। और सेम वे में यूएस मार्केट्स भी यहाँ पे रुकेगी। आई थिंक ये वापस रीटेस्ट करेगी, थोड़ा सा ब्रेक भी कर सकती है, और वहां से डॉलर इंडेक्स भी अपना कंसोलिडेशन पूरा कर लेगा। तो S&P 500 टुवर्ड 6800, मे बी 65 टू, प्रिसाइजली बात कर लेते हैं 6800 रेंज में बता देता हूँ, 6500 टू 7000, 6800 एवरेज में बात कर रहा हूँ इसी वजह से। और सेम S&P 500 सॉरी डॉलर इंडेक्स फ्रॉम 95 टू 100 में कंसोलिडेट करके टुवर्ड 114। तो ये पॉसिबिलिटी है इन नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स, यहाँ पे रुकेगा, पक्का रुकेगा, और वहाँ से नीचे आएगा, फिर कंसोलिडेट करके ब्रेक करके फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। ये मुझे एक सिनेरियो है जो मैंने 7-8 अगस्त वाली वीडियो में भी जो सॉरी 7 और 8 अप्रैल की वीडियो में भी डिस्कस किया था। वहां से आप देखिए क्या जंप आया है, और ये वही हफ्ता है 7 अप्रैल वाला, 18-19% रिकवर हो चुके हैं। और इवन डाउ जोन्स भी 15-16% रिकवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सेम फॉर नैस्डैक ऑल्सो 17-18% वो भी रिकवर हो चुका है फ्रॉम द रिसेंट लोज। आई थिंक ओवरऑल कंटेक्स्ट से मैं बात करूँ, निफ्टी 50 मुझे लगता है कि जिस जोन में है, लेट मी जस्ट, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट ही बचा। आई थिंक मैं लंबा नहीं करूंगा इस वीडियो को। मैं नेक्स्ट वीडियो में गोल्ड की, सिल्वर की, निफ्टी 50 की भी मैं ये वीडियो परसों ही लेके आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो को भी संडे को मैं रिलीज कर दूंगा, और जो बचे हुए और क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में और इसको डिटेल में बात करने की कोशिश करूंगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।